जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए, यानी जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आएंगे, उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हों और वो भारत में रह रहे हों, उनको यह नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार की नागरिकता प्रदान तो पहले से, ये प्रोविजन पहले से है, लेकिन उसके लिए 11 वर्ष निवास करना अनिवार्य होगा। उस अवधि को कम किया गया और 6 वर्ष, यानी अगर वो 6 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हों और 6 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हों, तो वैसे प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो अब तक अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इस कानून का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, देश के कई शहरों में धरने प्रदर्शन हुए। इस कानून के खिलाफ दिल्ली में शाहीन बाग में एक प्रदर्शन हुआ जिसको विश्वव्यापी चर्चा मिली। ये इस कानून के खिलाफ, इस कानून को निरस्त करने की मांग की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करता है, जैसा कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट किया हुआ है, तो फिर मुसलमानों के साथ यह भेदभाव क्यों? जबकि इस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रताड़ित व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जिनको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया गया हो, वैसे व्यक्ति अगर भारत आएंगे, अगर नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो एक मुस्लिम देश में मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं? इसलिए सरकार यह स्पष्ट करती है, सरकार की यह दलील है कि एक मुस्लिम देश में मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकता है, बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो सकते हैं। इसके उदाहरण तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम प्रताड़ित किए गए। तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इस कानून के तहत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितने संविधान संशोधन किए? बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि अब तक भारत में 104 संशोधन हो चुके हैं। विधेयक और संशोधन, विधेयक और अधिनियम, जब कोई प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें चर्चा होती है, मत विभाजन होता है, और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाता है।
तो विधेयक जब यह प्रस्ताव लाया जाता है संसद में और विधेयक जब पारित हो जाए और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाए, तब यह अधिनियम बन जाता है। विधेयक और अधिनियम में यह फर्क है। तो अब तक भारत में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे से ख्याल किया जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन ये रिपीटेड प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता इस प्रश्न के बाद ये प्रश्न कल के वर्कशॉप में भी ये प्रश्न था। केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया 1964 में, 1964 में। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि हालांकि यह संवैधानिक अधिकार, यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक संस्था है, कानूनी संस्था है, जो संसद के संकल्प द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई भी, जो पहले पूरा हो जाए। तो कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और या 65 वर्ष की आयु, यानी 65 वर्ष तक कोई व्यक्ति इसके अध्यक्ष के रूप में, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में काम कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पार्लियामेंट्री फोरम की स्थापना कब और किस मुद्दे पर की गई थी? तो भारत में पार्लियामेंट्री फोरम की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। पार्लियामेंट्री फोरम 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वाटर प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पर पार्लियामेंट्री फोरम की स्थापना की गई थी और इसी प्रकार के अन्य फोरम की भी स्थापना की जा चुकी है और इस फोरम की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ फोरम को छोड़कर बाकी जितने भी पार्लियामेंट्री फोरम अब तक बनाए गए हैं जिस पर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा होती है और फिर आगे उस पर रणनीति बनाई जाती है, तो पार्लियामेंट्रियंस के मंतव्यों को जानने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, बेहतर रणनीति के लिए इस प्रकार के फोरम की स्थापना की जाती है। और पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ फोरम को छोड़कर बाकी जितने भी फोरम बनाए गए हैं उस सबकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है? ये एक पहचान पत्र है। इसमें प्रत्येक नागरिकों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, यानी हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये है। और इस पहचान पत्र में उस व्यक्ति के हर बीमारी, हर जांच, डॉक्टरों द्वारा दी गई तमाम सूचनाएं के साथ साथ रिपोर्ट भी दर्ज होंगी। और इसके 6 बिंदु हैं। हेल्थ आईडी यानी हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, डीजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर्ड, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, जो व्यक्ति इस प्रकार की पहचान पत्र रखना चाहते हैं वही रख सकते हैं, ये बाध्यता नहीं है, कंपल्सन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें व्यक्ति से संबंधित बीमारी, हर जांच, डॉक्टर की तमाम सूचनाएं और उनकी रिपोर्ट्स इसमें शामिल होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत कब की गई थी? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सोलर एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें सौर ऊर्जा को का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए और पेरिस जलवायु सम्मेलन में जो मानक तय किए गए हैं उनको हम इस एनर्जी के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। कोशिश इसमें यह की गई है। और आपको पता है कि ये गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई थी। इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है और अब तक इसमें 200 देश शामिल हो चुके हैं। ये एक बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, जिसका मुख्य उद्देश्य है सोलर एनर्जी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके फॉसिल फ्यूल पर यानी जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए, जिससे पर्यावरण को असंतुलित होने से बचाया जा सके। विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे जो प्रदूषण फैलाने वाली जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन को, उसके एमिशंस को कम किया जाए, ये कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदान पहाड़ी किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? ये बाबा बुदान लौह अयस्क, लौह
अयस्क के लिए ये खान प्रसिद्ध है, और विशेषकर हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क के यहां सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है, और ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है बाबा बुदान। ये लौह अयस्क और हेमेटाइट में 60 से 65% तक, 60 से 65% तक लोहे की मात्रा होती है, यानी अच्छी क्वालिटी का अयस्क है ये। 60 से 65% तक इसमें लोहे की मात्रा होती है, अच्छी क्वालिटी का अयस्क है, ओर है। और बाबा बुदान इस खनिज संपदा के लिए विश्वविख्यात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण ये बेसिकली परतदार और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। यानी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, परतदार यानी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरिक यानी मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है तो ये चट्टानें मेटामॉर्फिक हो जाती हैं, यानी इनके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का रूपांतरित चट्टान मार्बल है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रकार की परतदार चट्टान से ही जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, और फिर रूपांतरित चट्टान अपने आप में एक खनिज होती है। तो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक के जरिए हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य ताप का सबसे अधिक वितरण कहां होता है? सूर्य ताप का यानी इंसोलेशंस, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी का कौन सा हिस्सा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्राप्त करता है, यानी पृथ्वी के किस हिस्से पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक आती हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण पे सबसे अधिक, अगर ये हम देखें भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा, इसके 10 डिग्री इधर उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। इसी क्षेत्र में सबसे अधिक
इसी क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य तप होता है, यानी सबसे अधिक जो सूर्य की किरणें इसी क्षेत्र में मिलती हैं, यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण ही सबसे अधिक सूर्य की किरणें मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर जितना ऊंचा होगा थर्मामीटर जितना ऊंचा होगा बैरोमीटर उतना ही नीचे होगा, और थर्मामीटर जितना नीचा होगा बैरोमीटर उतना ही ऊपर होगा। इससे वायु दाब और तापमान में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है? तो इसमें वायु दाब तापमान का प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है। अब ये अगर मान लें कि फिर अगर ये बैरोमीटर, ये थर्मामीटर, अगर तापमान ज्यादा होगा थर्मामीटर का पारा ज्यादा होगा। जब हवा गर्म होगी, जब हवा गर्म होगी तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, इससे बैरोमीटर का जो पारा होगा वो नीचे होगा, क्योंकि वायुदाब कम होगा, क्योंकि हवा गर्म है। अगर अगर थर्मामीटर यानी तापमान कम है तो थर्मामीटर का पारा कम होगा, कम होगा। तो अगर हवा ठंडी होगी तो वायु दाब अधिक होगा, तो स्वाभाविक है कि बैरोमीटर का जो पारा है वो ऊपर होगा। तो अगर तापमान बढ़ता है तो वायु दाब में कमी आती है, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो वायु दाब में तापमान में वृद्धि होती है तो वायु दाब में कमी होती है, और तापमान में कमी होती है तो वायु दाब में वृद्धि होती है, यानी इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में। इसलिए कहा गया अगर थर्मामीटर का पारा ऊपर जाएगा तो बैरोमीटर का पारा नीचे आएगा। अगर थर्मामीटर का पारा नीचे होगा अर्थात तापमान कम होगा तो बैरोमीटर का पारा ऊपर होगा, अर्थात ये दोनों के बीच विपरीत संबंध है, प्रतिकूल संबंध है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। समझ में आ गया? यानी वायु दाब और तापमान का प्रतिकूल संबंध होता है, प्रतिकूल संबंध होता है। थर्मामीटर जब ऊपर जाएगा वायु दाब कम होगा, थर्मामीटर का पारा जब नीचे आएगा तो वायु दाब का पारा ऊपर जाएगा। और एक प्रश्न भी आता है कि अगर बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस प्रकार का संकेत है? यह तूफान का संकेत होता है कि अगर बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए, तेजी से नीचे आए, इट मींस तूफान की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 2020 में जंग हुई थी? सितंबर 2020 में जंग हुई थी और नवंबर 2020 में यह सीज फायर हुआ था।
दरअसल ये एक क्षेत्रीय वॉर था, एक रीजनल वॉर था। एक तरफ अर्मेनिया और दूसरी तरफ अजरबैजान। ये दोनों सोवियत संघ के विखंडन के बाद अस्तित्व में आए थे। पहले ये सोवियत संघ के हिस्सा थे और ये विखंडन के बाद ये स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुए। और नागोर्नो कारबाख ये जो रीजन है, इसके लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ। दरअसल ये नागोर्नो कारबाख में 95% आबादी आर्मेनियाई है। यानी आर्मेनिया मूल के लोग निवास करते हैं नागोर्नो कारबाख में। यानी 50 से 95% आबादी आर्मेनियाई है, जबकि इस पर नियंत्रण अजरबैजान का है। अधिक यानी मूल निवासी 95% मूल निवासी होने के कारण आर्मेनिया इस पर अपना स्वाभाविक दावा मानता है। और ये अगर आप ग्लोब देखेंगे तो बिल्कुल दोनों देशों के बीच में, और इस पर 95% लोग आर्मेनियाई मूल के हैं, इसलिए आर्मेनिया इन पर स्वाभाविक दावा मानता है। जबकि यह क्षेत्र अजरबैजान के नियंत्रण में है और दोनों के बीच युद्ध का कारण भी इस पर अपना प्रभाव स्थापित करना था। यानी अजरबैजान इस पर अपना दावा नहीं छोड़ रहा है, और जबकि आर्मेनिया ये लगातार दावा कर रहा है कि जहां 95% आबादी अगर आर्मेनियाई मूल की है तो उस पर वो आर्मेनिया का ही हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नो राष्ट्रवाद क्या है? टेक्नो राष्ट्रवाद, ये बिल्कुल एक नया वर्ड है। टेक्नो राष्ट्रवाद यानी टेक्नोलॉजिकल राष्ट्रवाद। स्वाभाविक है कि टेक्नो राष्ट्रवाद है, इसलिए यह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। यानी यह अवधारणा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का राष्ट्र के समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव, यानी किसी भी तकनीक का किसी भी देश के समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर उसे अपनी परियोजनाओं में शामिल करके कनेक्टिविटी बढ़ाकर अपनी राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करना, यह टेक्नो नेशनलिज्म है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नया शब्द है कि जब तकनीक का उपयोग अपनी पहचान को, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को विस्तारित रूप देने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके राष्ट्रवाद को प्रमोट किया जाता है, जो हमारी अपनी पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, इसको अगर हम प्रमोट करते हैं और इस परियोजना में तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसे हम टेक्नो यानी टेक्नो राष्ट्रवाद कहते हैं। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। यानी समाज और संस्कृति में अपनी पहचान
अपनी पहचान को विस्तारित करने के लिए अगर तकनीक का उपयोग किया जाता है तो इसे हम टेक्नो राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के वर्कशॉप का। अंतिम प्रश्न है D10 क्या है? D10 दरअसल D10 क्या है? यह देशों का समूह है। और 5G टेक्नोलॉजी को 5G टेक्नो को प्रमोट करने के लिए यानी 5G के विकास के लिए ब्रिटेन ने एक राष्ट्रों का समूह बनाया जिसका उद्देश्य था कि 5G टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। और इसमें G7 यानी G7 जो एक ग्रुप है दुनिया के विकसित देशों का, प्लस ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। और इन सभी देशों की जिम्मेदारी 5G टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और यह ब्रिटेन के द्वारा प्रस्तावित है और इसी के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया। और इसमें G7 यानी G7 जो एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुप है जिसमें मुख्यतः दुनिया के विकसित देशों को ही रखा गया है, और +3 अर्थात ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत के रूप में ये 10 लोकतांत्रिक देश शामिल हैं जो 5G को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। यह आज का अंतिम प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7, एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 सीटें होती थी। दो सीटें आरक्षित होती थी। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता था कि एंग्लो इंडियन समूह से कोई नहीं है, यानी इनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। ये एक आरक्षण व्यवस्था थी और हर 10 साल के लिए इसे बढ़ाया जाता था। लेकिन इस बार इसे बढ़ाया नहीं गया, एक्सटेंशन नहीं दिया गया और अब 104 संविधान संशोधन हुआ जिसमें, और यह संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म करने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि जो अन्य आरक्षण व्यवस्था है उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए यह विधेयक आया था। लेकिन इस विधेयक में एंग्लो इंडियंस को 2 सीटों की जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसे विस्तारित नहीं किया गया, अर्थात उसे समाप्त कर दिया गया। यानी आगे अब 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। और अगर यह प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के जरिए एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में जो 2 सीटें थी, आरक्षित थी, उसको समाप्त कर दिया गया,
तो 104वां संविधान संशोधन के जरिए इसको समाप्त किया गया। हालांकि ये विधेयक संशोधन को समाप्त करने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि अन्य आरक्षण जो व्यवस्था है उसे 10 साल के लिए विस्तारित करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसमें इसको शामिल नहीं किया गया, यानी इस आरक्षण व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। अब एक और प्रश्न है जिसमें आपको बड़ी परेशानी हुई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक मिशन के तौर पे शुरू किया गया, जैसे कैसे आधार कार्ड है, आधार क्या है, एक पहचान पत्र है। उसी प्रकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक पहचान पत्र है जो अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। अगर आप चाहें तो यह पहचान पत्र बनवा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप नहीं बनवा सकते हैं। इस पहचान पत्र में अगर कोई भी व्यक्ति ये पहचान पत्र बनवाता है तो उस पहचान पत्र में उससे संबंधित उसकी हर बीमारी, हर जांच, यानी अब तक जो जांच हुई है वो डॉक्टर द्वारा दी गई तमाम सूचनाएं, अगर उसने अपनी बीमारी से संबंधित कोई सलाह अगर डॉक्टर से ली हो तो वो सूचना भी, और इसके अतिरिक्त उसकी सारी रिपोर्ट उस पहचान पत्र में शामिल की जाएगी। और इसमें 6 बिंदुओं को रखा गया कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है। जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो एक तो हेल्थ आईडी हो गया, यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होगी कि कोई भी व्यक्ति किस बीमारी से ग्रस्त है, डॉक्टर ने उसे क्या सलाह दी है, जो उसकी जांच हुई है उसकी रिपोर्ट्स क्या है, यानी फाइंडिंग क्या है, रिपोर्ट में क्या क्या मिला है, ये सब कुछ उसमें दर्ज होगा। इसके अलावा डिजी डॉक्टर यानी एक डिजिटल डॉक्टर, इसके अतिरिक्त हेल्थ फैसिलिटीज, यानी उसके जरिए आप हेल्थ फैसिलिटीज, आप डिजी डॉक्टर यानी आप फोन के जरिए किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर्ड उसमें होगा कि आप कौन कौन से हेल्थ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा सकती है। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, यानी किसी की व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं उसमें दर्ज होंगी। ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं इस कार्ड के साथ, यानी इस पहचान पत्र के साथ जोड़ दी जाएंगी। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, समझ में आ गई होगी बात। प्रश्न 7 जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जो 2 सीट उनके लिए, और क्यों की गई है, क्योंकि 2011 के, यानी रविशंकर जो कानून मंत्री हैं रविशंकर ने स्पष्ट किया कि 2011 की जनगणना में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन भारत में हैं। तो 296 व्यक्तियों के लिए लोकसभा में एक सदस्य मनोनीत करना यह उचित नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न जिसमें कोई संदेह हो, ना समझ में आया हो? चलिए, थैंक यू।